जो जनता का मूड है, एक अभियान जो भी चल रहा है और धनबाद लोकसभा में अभी हम बोकारो आए हुए हैं और बारिक कोऑपरेटिव में वरिष्ठ नागरिक बुद्धिजीवी समाज एक संगठन चलती है और जिनका अध्यक्ष सतीश चंद्र गुप्ता जी हैं। और हम सबसे पहले तो जानना चाहते हैं कि आपका ये संगठन का उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिक बुद्धिजीवी समाज का उद्देश्य है क्राइम, करप्शन, कमीशन खोरी और जातीयता का जड़ से समाज और देश से समाप्त करना। इससे समाज और देश को खतरा है। दूसरा है कि पूंजी और पसीने का हक हमें चाहिए, बराबर चाहिए। तीसरा है कि वरिष्ठ नागरिक की जो समस्याएं हैं उनको समझना और सल्टाना, उनके सेहत के बारे में बताना, उनके पारिवारिक समस्याओं को समझना और घर में जाकर के सल्टाना, यही हमारा उद्देश्य चल रहा है। और हम लोग एक दूसरे को यहाँ पर फोन आने पर मदद भी करते हैं। सर, आप अभी जान रहे 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और आप धनबाद लोकसभा में आते हैं। इस लोकसभा को किस दृष्टि से देखते हैं? ये 2024 का लोकसभा का चुनाव जो है ये देश की दिशा और दशा तय करने वाला है। यह एक महत्वपूर्ण चुनाव है और इसमें केंद्र में एक मजबूत और स्थिर सरकार चाहिए जो जनमत की अपेक्षाओं के अनुकूल उतरे और निर्णायक नीतियां बना सके और निर्णायक निर्णय ले सके। इसमें बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग वरिष्ठ नागरिक होने के नाते ये अपील करते हैं लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी खड़ा है, जिस क्षेत्र में से भी खड़ा है, उनको आप वोट दीजिए। कमल फूल को चुनिए। कमल फूल को चुनने से मोदी सरकार मजबूत होगी और मोदी सरकार मजबूत होने से देश मजबूत होगा। इसलिए हम सब लोगों से निवेदन करते हैं कि इसमें चुनिए, कमल फूल को ही चुनिए। तो से ऐसा क्या मोदी सरकार किए हैं जो कि फिर से जनता उनको चुने? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न का सिर्फ एक ही जवाब है कि मोदी जी जो 14 से काम कर रहे हैं, 2014 से और अब तक जो काम किया है, इसमें जनहित में जो काम किया वो जमीनी स्तर पर काम किया है। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताऊं, जब हम लोग सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक बात करते हैं आपस में, तो जब मोदी जी बोलते हैं तो वरिष्ठ नागरिक बोलते हैं कि लगता है कि मैं बोल रहा हूं। इसलिए मोदी जी पर आम जनों का भरोसा और विश्वास बहुत ज़्यादा है। जो समाज के नीचे स्तर के लोग हैं उनके घरों तक इन्होंने बहुत काम किया है। और आज अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हमने ये देखा कि कांग्रेस में निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी। कांग्रेस रिमोट कंट्रोल से चल रही थी, जिसको धीरे धीरे जनता ने काफ़ी समझा और सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसको काफ़ी समझा। और इसके बारे में अब जनता ये सोचने लगी कि कांग्रेस से देश का भला होने वाला नहीं है। इसलिए उन लोग एक राष्ट्रीय पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की ओर पकड़ रही है। और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और सारे लोग, कांग्रेस पूरी सीट पर चुनाव लड़ भी नहीं रही है। ये मिले जुले लोग गठबंधन जो बना करके चल रहे हैं, ये सभी कोई जेल में है, कोई बेल में है। इसलिए कांग्रेस की तरफ अब कोई मुताबिक नहीं हो रहा है। जो लाइन में खड़े लोग मतदाता, हम लोगों ने बारीकी से अध्ययन किया है और देखा है कि जो लाइन में खड़े मतदाता हैं वो सीधे जाकर के कमल फूल भाजपा को वोट डाल रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो ऑल इंडिया लेवल पे बनी है और सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने यह कहकर
अभी सारे जनसभा में बोल रहे हैं कि यदि मोदी सरकार फिर से आती है तो संविधान को खत्म कर देगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये गलत प्रचार हो रहा है। संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता है। संविधान में सुधार कर सकता है, संशोधन कर सकता है, और जहां देश के लिए संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ सरकार मोदी सरकार करेगी। और 400 बहुमत का नारा इसलिए दिया गया है कि हमको लोकसभा में और राज्यसभा में मिला कर अगर 2/3 बहुमत होती है और 400 हम पार कर जाते हैं, तो कांग्रेस ने बहुत से ऐसे नियम जो बनाए हैं कानून के मार्फत, जो जनता को ज्ञात नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया के मार्फत से ज्ञात हुआ है, और सरकार उस कानून को खत्म करने के लिए 2/3 बहुमत की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हम जनता से बार बार अपील करते हैं वरिष्ठ नागरिक के नाते कि आप घरों से निकलिए और कमल फूल पर बटन दबाइए और मोदी सरकार के हाथ के मजबूत कीजिए। देश का बहुत भला होने वाला है। राहुल गांधी अभी बहुत सारे आम सभा में जहाँ पे अभी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, वो आम पब्लिक को ये मोटिवेट कर रहे हैं और उन्हें आशा भी दिला रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है तो हम ओबीसी को 50% आरक्षण देंगे। तो आपको लगता है कि इस तरह का जो आरक्षण नीति जो फिर से कांग्रेस से दोहरा रही है, तो इससे क्या आम पब्लिक जो है में क्या मैसेज जा रहा है? राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, देखिए उनके बारे में हम सीनियर सिटीजन का मत एक ही रहता है। व्यक्ति तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक भविष्य नहीं है, और राजनीतिक स्तर पर आकलन करें तो वो 0 हो जाते हैं, क्योंकि बोलना कुछ चाहते हैं और बोला जाता है कुछ। और आरक्षण की बात जो रहती है, ये आरक्षण वो कभी नहीं कर सकते हैं पूरा, क्योंकि संविधान के अनुकूल नहीं होगा। ये सिर्फ सब्जबाग, भरमाने वाला, जनता को भरमाने वाला ये सब विचार है। इस सब विचारों से कांग्रेस को बचना चाहिए। इसलिए सत्या जी, कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर का पार्टी रहा है, देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन नेतृत्व के सबल नेतृत्व के अभाव में और सबल निर्णय लेने के अभाव में कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। इसलिए अच्छे से अच्छे लोग, उसके जो कर्ता धर्ता था, जो वोटर थे, जिलों में उनकी कमेटियां थी, उस सब जगह ध्वस्त हो रही है, सब जगह बिखर रही है। कांग्रेस पार्टी को अपने आप में बहुत कुछ सुधार करना पड़ेगा, तब जाकर के रही है। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कारण कि वह राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस को एक अच्छे नेतृत्व अपने जमीन स्तर से उभारना पड़ेगा, तब कांग्रेस बचेगी। भाजपा का नारा है कि इस बार मोदी सरकार 400 पार, तो आपको लगता है कि 400 पार हो सकता है? बिल्कुल, कारण कि आमजन पे जब हम पंचायतों में घूमते हैं और लोगों से, नीचे स्तर के लोगों से बातचीत करते हैं, तो एक बात साफ देखने को मिलती है कि मोदी जी पर लोगों का भरोसा और विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और लोग तो कहते हैं कि जब मोदी जी बोलते हैं तो लगता है कि मैं बोल रहा हूँ। ये भावना भरना एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए अभी एक मोदी की लहर चल पड़ी है और पूरे देश के अंदर में है, उत्तर से पश्चिम से, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सभी जगह यही बातें हो रही है। इसलिए मोदी सरकार अपने 400 लक्ष्य को निश्चित ही पार करेगी और अच्छे ढंग से पार करेगी, कारण कि जनता का भरोसा इन पर जग चुका है। विपक्ष के लोग का कहना है कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं ढुल्लू महतो, वो साफ सुथरा छवि के नहीं है, उन्हें आपराधिक मामलों में सजा भी हुई है या अभी बहुत सारे केस चल रहे हैं, तो भाजपा को उनको टिकट नहीं देना चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक निर्णायक कमेटी होती है और उसमें सभी तरह से का रिपोर्ट आने के बाद ही समिति किसी को प्रत्याशी बनाती है। जब भाजपा ने प्रत्याशी बना दिया तो बना दिया, अब सभी कार्यकर्ता उस रूप में उसमें जुट गए हैं। और रही बात कि जो उनकी अपराधी छवि की बात बोली जा रही है, वो बिल्कुल नहीं है। वो हम पहले कहा कि वो समाज से के संघर्ष करते हुए किए हैं और आगे बढ़े हैं,
और एक खास कर बात है कि अगर सरकारी नीतियों का कहीं विरोध होता है तो सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप तो लगता ही है। ये तो कई नेताओं पर लगा है, तो उसी से तो संघर्ष बढ़ता है। तो वो निश्चित रखे कि ये झूठा प्रचार है। एक अच्छे छवि के हैं, संघर्षशील आदमी हैं और जनता की सेवा करने वाले हैं और ये करेंगे भी। पिछले 3 बार से भाजपा का सांसद धनबाद लोकसभा से जीतते आ रहे हैं, तो आम लोगों का भी कहना है, विपक्ष लोगों का भी कहना है कि पिछले 3 बार मतलब 15 साल से पीएन सिंह संसद बने हैं, लेकिन कोई ऐसा काम धनबाद बोकारो में नहीं हुआ जिससे कि आम लोगों को फायदा मिले। देखिए, आप इस बात पर प्रश्न अच्छा है कि लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के सांसद पीएन सिंह और आदरणीय रीता वर्मा जी भी रही हैं, तो इन्होंने अपने क्षेत्रों में काम किया है। ये बात नहीं है कि काम नहीं हुआ है, लेकिन व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि आप कितनी गहराई से उसको काम करते हैं। काम तो हुआ है और आने वाला समय में ही काम करते हैं, चूँकि कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद विधायक होते हैं उनका एक गाइडलाइन मिलता है, उन पर लोगों का कंट्रोल होता है, जनमत का भी कंट्रोल होता है और वहाँ पर शिकायत जाने पर शिकायत की समाधान भी होता है। इसलिए हम तो ऐसा नहीं मानते हैं कि जो सांसद रहे हैं, जो काम हुआ, जैसे यहाँ पर आप देखिए बोकारो विधानसभा में इजराइल अंसारी थे, उस समय भी काम हुआ था, बहुत सा सारे रोड बने थे। बोकारो विधानसभा में माननीय समरेश सिंह थे जो 5 बार तक विधायक रहे हैं, तो उनके समय में भी काम हुआ। काम नहीं हुआ ऐसा बात नहीं है। जो विधायक और सांसद कोटा से काम होता है, आप उस पर नज़र रखिए, देखिए कि विधायक और सांसद कोटा का कितना काम हुआ है, किस क्षेत्रों में काम हुआ है, और अगर गबन कहीं होता है तो उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत में सूचना मांगने पर केस भी दर्ज होता है। तो ये सब चीज़ है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि भाजपा सांसदों ने के समय में काम नहीं हुआ, काम तो हुआ है। सांसद का तो काम रोड नाली और ये बनाने का नहीं है, उनका काम है इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना, मेडिकल कॉलेज खोलना, हवाई अड्डा बनाना या बड़े बड़ी संस्था एम्स या बहुत सारे ऐसी संस्था जिससे आम जन लोगों को सुविधा हो। तो आज बोकारो में खासकर ना सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है और ना ही कोई एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट है जिससे कि बाहर के लोग यहाँ पे एजुकेशन लेने आवे या यहाँ के पब्लिक को जो है सुविधा हो। और जो भी है तो धनबाद में है, लेकिन बोकारो में जो शैक्षणिक राजधानी बोला जाता है तो सिर्फ +2 तक ही सीमित है। इसके ऊपर जो भी जो शिक्षा के लिए या तो राज्य से बाहर जाना पड़ता है या अदर स्टेट जाना पड़ता है, और नहीं तो धनबाद या रांची या जमशेदपुर वैसे शहर में जाना पड़ता है। तो आपको लगता है कि यहाँ के आम पब्लिक जो है जो संसद जो अब की बार चुनेंगे तो किस मुद्दे पे चुनेंगे? देखिए, हम लोग संसद तो इस मुद्दे पर अभी चुन रहे हैं, खास करके भी, और भाजपा प्रत्याशी को वोट भी डालेंगे तो खास इस बिंदु पर मोदी जी को देख करके। मोदी जी को देश के लिए जो काम कर रहे हैं वो करेंगे, और जो सांसद जी का काम करना है वो तो काम हो गई। और रही बात कि बोकारो में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना, इसकी आवाज़ तो बहुत दिनों से उठ रही है और एक न एक दिन ये पूरा होगा ही, ये निश्चित बात है। इसके लिए विधायक लोग भी प्रयत्नशील हैं, सांसद लोग भी प्रयत्नशील हैं। इसकी बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। सरकार की कहीं पर वर्तमान सरकार है जो झारखंड की सरकार, उसमें मदद नहीं कर पाती है, तो ये सब सारे विषय आते हैं। इसलिए जब झारखंड में स्थिर सरकार हो जाएगी और एक पार्टी की सरकार हो जाएगी तो उसमें निश्चित ही है कि बोकारो जैसे जगह पर शिक्षण संस्थान में काफ़ी सुधार होगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कल कारखाने भी खुलने वाले हैं, जो खुलेंगे। रोड वगैरह का भी देख रहे हैं, हर एक गाँव को जोड़ दिया गया है, पंचायतों को जोड़ दिया गया है मेन रोड से, तो इससे लोगों को काफ़ी राहत हुई है।